नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान से कराया अवगत। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जीआईएस के लिए नई दिल्ली में सीएम धामी का रोड शो। 19,385 करोड़ के निवेश पर हुआ था करार। सीएम धामी की मौजूदगी में निवेशकों के साथ निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कहा सरकार से जनता परेशान। उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। घरों से बाहर निकले लोग। देहरादून में पुलिस को मिली कामयाबी। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई चोरी का किया पर्दाफाश। आरोपी को सामान सहित धर दबोचा। महिला विंग ने स्कूली बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटे। साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया। गंभीर बीमारी से बचने की दी सलाह। काशीपुर में पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और चाकू बरामद। हल्द्वानी में आवारा जानवरों का आतंक। 2 सांड भिड़े आपस में। स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला और युवक सड़क पर गिरकर हुए घायल। देहरादून में विशेष समुदाय के युवक ने नाबालिग से की छेड़छाड़ और गंदी हरकत। आरोपी की बीच सड़क पर हुई धुलाई। मौके पर भारी पुलिस रही तैनात। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल पर उठे सवाल। अस्पताल की सेंट्रल लैब का निजीकरण होने की खबरें आई सामने। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का बयान। कहा यह केवल भ्रामक खबरें। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री नरेंद्रनगर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही एफआरआई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और 3 घंटे तक अमित शाह उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में भी मौजूद रहेंगे, जहां गृह मंत्री 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी संगठन, सीएम समेत तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर जहां भाजपा उत्साहित दिख रही है, गृह मंत्री के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि अमित शाह के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि उनके दौरे से राज्य को क्या लाभ मिलेगा, या अमित शाह का यह दौरा पहले दौरे की तरह ही हवाई साबित होगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए इस सौभाग्य के दिन है कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड पधार रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम नरेंद्रनगर में है। सेंट्रल काउंसिल जोनल की काउंसिल की बैठक वहां पर है। उसके बाद देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनकी दूसरी बैठक है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमको भी उनका मार्गदर्शन और पाथे मिलेगा। निश्चित रूप से उनका ये दौरा हम सब के लिए उत्साहजनक वातावरण तैयार कर रहा है। और जिस तरह से वो इस राज्य के बारे में सोचते हैं, जिस राज्य के बारे में उनका जो लगाव है, वो निश्चित रूप से उसका लाभ हम सबको मिलने वाला है। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उत्तराखंड कोई भी आए सबका स्वागत है। देवभूमि तो वैसे भी सभी के स्वागत के लिए तत्पर रहती है, लेकिन दौरे से उत्तराखंड को क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा, राज्य में जो कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है उसको जो है पटरी पर लाने के लिए कोई दिशा निर्देश वो देंगे, या राज्य में जो डबल इंजन का वादा आपने जनता से किया था, वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती में कब उतरेगा, कब विकास उत्तराखंड में धरातल पर दिखाई देगा, कब हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कब बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी इस मामले का भी संज्ञान लेंगे और प्रदेश सरकार को निर्देश देने का काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के बीच समझौता यानी कि एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में भी सहयोग किया जाएगा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण के लिए
यह समझौता आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून में उत्तराखंड वन विभाग निगम के कार्यालय में एक अहम बैठक की गई। बैठक में विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर विचार किया गया। साथ ही कर्मचारियों की मांगों पर हर संभव प्रयास कर उन्हें पूरा करने की बात भी कही गई। इसके अलावा अवैध पेड़ों के कटान मामले पर पूरी बैठक कर एसआईटी जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए, दो प्रकरण हुए। एक प्रकरण जो है वो लालकुआं डिपो में हुआ है, जिसमें काफ़ी लोगों को निलंबित भी किया गया। तो उसको एसआईटी को सौंपने का निर्णय लिया गया है कि वो एसआईटी जो होगी, शासन की एसआईटी, वो उस पर जांच करेगी। और जो पुरोला टाउनशिप चक्रौता का जो मामला है, इस पर विभागीय एसआईटी बैठाने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल के गोपेश्वर में बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आपको बता दें कि बीते साल महोत्सव का आयोजन चंपावत में किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं समेत 50 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के बारे में जानकारी देना है। सीमांत जनपद बाल विज्ञान महोत्सव है, उसका आयोजन किया जा रहा है। जनपद चमोली में, गोपेश्वर में 9 और 10 अक्टूबर को इसका आयोजन है। और 6 जो हमारे सीमांत पर्वतीय जनपद हैं, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, उसके छात्र छात्राएं इसमें भाग लेते हैं। और तकरीबन 240 बच्चे हैं। इसी तरह से टीचर्स हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो पूरे देश विदेश के विशेषज्ञ हैं, वो वहाँ पहुँचेंगे गोपेश्वर में इन तिथियों में और छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तारामंडल से लेके आकाश और इनकी पूरी सैर के साथ बच्चों को नए नए अनुभव होंगे। और ये अपने आप में द्वितीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में। और हमारे राज्य से हमने उच्च शिक्षा मंत्री जी को और वहाँ के स्थानीय विधायकों को इसमें आमंत्रित किया है कि वो रहें। और इसके अलावा जो पूरा वैज्ञानिक समुदाय है वो सभी वहाँ रहेंगे। और मीडिया के हमारे मित्रों का इसमें हमको सहयोग भी चाहिए, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार मिलकर अमृतकाल महोत्सव का पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन उत्तराखंड की धरती के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी और वीर चंद्र गढ़वाली के परिवार की दयनीय स्थिति पर खामोश है। इस पर सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि वो जल्द ही वीर चंद्र गढ़वाली के परिवार की हालत को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनके नाम से पेशावर कांड जाना जाता है। इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार को, उनको 60 साल की जमीन, 60 बीघा जमीन 90 साल के लिए हल्दू खाता में, जो बिजनौर में आता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बोगड़ा जी ने लीज में दी थी। उस जमीन का रिन्यूअल नहीं हो पाया। बिजनौर के वन विभाग ने उनके परिवार को सितंबर 2018 में नोटिस देकर के खाली कराने के लिए, अतिक्रमण खाली कराने के लिए आदेश कर दिया। तब से लेकर अब तक वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी लीज रिन्यू की जाए। उनकी लीज रिन्यू नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी मांग है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। योगी आदित्यनाथ जी को अविलंब उस फाइल को बिजनौर वन प्रभाग से मंगा करके लीज को रिन्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि उस जमीन का भूमिधरी का अधिकार उस परिवार को देना चाहिए। उनका परिवार दर दर भटक रहा है, लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। करके मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने समय मांगा है, उनसे मिलने का समय मांगा है। जब भी समय मिलेगा उनके परिवार के लोगों को लेकर के जाऊंगा। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए,
कैसा अमृतकाल है। देश के इतने बड़े महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को भटकना पड़ रहा है। मोदी जी से भी मेरा आग्रह है, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को जिसके वो हकदार थे। विदेशी कल्चर और नई नई परंपराओं के साथ होने वाली हाई प्रोफाइल शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको 3 रशियन जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज वाली शादी दिखाने जा रहे हैं। रूस के रहने वाले 3 जोड़ों को भारतीय परंपरा इतनी भा गई कि उन्होंने हरिद्वार के एक आश्रम में हिंदू विधि विधान से शादी रचा ली। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देसी बैंड पर बजती देसी धुनें और उस पर थिरकती विदेशी युवतियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ये नजारा 3 रूसी जोड़ों की हिंदी रीति रिवाज वाली शादी का है। धर्म नगरी हरिद्वार में अखंड परम धाम आश्रम के आंगन में उस समय नजारा बेहद खास हो गया जब यहाँ रूस के नागरिकों की शादी वैदिक तौर तरीकों से संपन्न हुई। अखंड परम धाम आश्रम के अध्यक्ष और वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी के विदेश में कई अनुयायी हैं। इन विदेशी अनुयायियों का हरिद्वार स्थित आश्रम में भी आना जाना लगा रहता है। कुछ दिन पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचा था। इन सभी ने यहाँ पर योग और ध्यान कर भारतीय संस्कृति को जाना। भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर रूसी दल के 3 जोड़े इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने की ठान ली। वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी के मुताबिक भारत की परिवार व्यवस्था से प्रभावित होकर रूसी नागरिक भारतीय ढंग से शादी कर रहे हैं। इन्होंने संकल्प लिया है, इनको बताया है कि हमारे यहाँ शादी का मतलब फिर छोड़ना नहीं होता, हम अंतिम सांस तक ही नहीं 7 जन्म तक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। और ये सब उन्होंने सोच विचार करके ये संकल्प लिया और उन्होंने शादी करने को स्वीकार किया। हम भारतीय पाश्चात्य कल्चर को अपना करके हम अकेला रहना पसंद करते हैं, हम माँ बाप से दूर जाना पसंद करते हैं। इन्हें दूर रहने का कष्ट पता है, ये दूर रहकर देख चुके हैं, तो दूर रहने का दुख इन्होंने झेला है। तो इन्होंने कहा अब दूर नहीं रहा जाता, अब हमें कोई ऐसी संस्कृति चाहिए जो हमें इकट्ठे रखे, पूरा संयुक्त परिवार रहे। ये संयुक्त परिवार, ये शादियां हम भारतीयों के लिए एक आदर्श है, हम भारतीय युवाओं के लिए एक आदर्श है। हम अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं, ये अब माँ बाप सहित इकट्ठे रहने की कामना करते हैं। हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें। तो इनको उससे प्रेरणा मिली है, तो पहले भी किया है, अब और बढ़ गए लोग, तो वही चाह रहे हैं। हरिद्वार के आश्रम में हुई रूसी नागरिकों की शादी महज औपचारिकता नहीं रही, बल्कि यहाँ सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया। पारंपरिक दूल्हों वाली लाल शेरवानी और पगड़ी पहनकर सजे तीनों दूल्हों की बारात निकाली गई, जिसमें उनके साथियों ने भारतीय धुनों पर जमकर डांस किया। रूसी दूल्हों की बारात में रूसी नागरिकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन ने भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लिया और स्टेज पर चढ़कर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इतना ही नहीं, रूसी जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए और जीवन भर एक दूसरे का साथ रहने का वचन भी दिया। जो लोग शादी कर रहे हैं तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद, हमारे कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि साथ जन्म साथ रहेंगे। तो लोग हंसने लगे, बोल रहे कि ये हमें बधाई दे रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग साथ जन्म तक साथ में रखते हैं, यानी जो भारतीय तरीके से शादी करेगा वो हमेशा साथ रहेंगे। विकसित देशों में लोगों के पास संसाधनों की तो कमी नहीं है, लेकिन परिवार का ना होना वहाँ के नागरिकों को खलता है। इसलिए वे पश्चिम तौर तरीकों से ऊबकर भारतीय संस्कृति और यहाँ की संयुक्त परिवार की व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं और उसे अपना भी रहे हैं। ये सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। जनता टीवी के लिए हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा सफल रहा। इस दौरान दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं उन्होंने गृह मंत्री को उत्तराखंड की आपदा स्थिति से भी अवगत कराया। साथ ही जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए गृह मंत्री से मदद मांगी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है। इस दौरान धामी ने बताया कि गृह मंत्री से उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को, और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। अन्य बहुत सारे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हैं उन सभी पर मैंने आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार पर सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश में गुजरात के गांधीनगर बस राजदीप एंटरप्राइज को मानव संसाधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जीता जागता उदाहरण है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है, जिसे देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोग अब सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कर पा रहे हैं। दूसरी ओर इस रोक टोक को परंपरा के खिलाफ बताते हुए तीर्थ पुरोहितों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं दर्शन बंद होने पर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित समाज ने आपत्ति जताई है। राजधानी देहरादून के अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार शाम तबीयत बिगड़ने पर 18 साल की लड़की को भर्ती कराया गया, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया, जिसके चलते देर शाम से ही युवती का शव इमरजेंसी के बेड पर ही रखा रहा, जिसे पुलिस की मदद से अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दून मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसको लेकर इस मामले में निष्कर्ष निकाला जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार तार हो रही हैं। डेली आप दूर दराज में खबरें पढ़िए, जच्चा बच्चा दम तोड़ रहे हैं, बीमार जो है समय से उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा है। अब राजधानी में दून मेडिकल कॉलेज में देखिए, एक बेटी की जो है लापरवाही से मौत हो गई है। आखिर चिकित्सकों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? दून मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, आखिर वो कहाँ सोए हुए हैं? वो कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहते हैं। वहाँ पर जो है एक्सरे मशीन काम नहीं करती, वहाँ पर जो है प्लेटलेट्स की मशीन काम नहीं करती। तमाम डेंगू के प्रकोप में लोग जो है दर दर के वहाँ ठोकरें खा रहे थे। अब आपकी लापरवाही से, सिस्टम की लापरवाही से जो है एक 18 साल की होनहार बेटी की जान चली गई, और इस जान की कोई कीमत है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि जो है वहाँ पर स्टाफ को जो है हटा दिया गया। स्टाफ के हटाने से क्या होगा? मामला मेरे संज्ञान में भी आया कि निशा नाम की एक 18 साल की लड़की जो काफ़ी तेज बुखार, पेट में दर्द और मुंह से खून आने की शिकायत को लेकर रात लगभग 11:15 बजे इमरजेंसी में भर्ती की गई थी, जहां पर हमारे मेडिसिन के डॉक्टर ने उसको देखा और कुछ दवाइयां दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाई। अब ऐसे में घर वालों का जो इस तरह का इल्जाम है कि शायद कुछ दवाइयाँ दूसरे मरीज को दी जाने वाली इधर दी गई हैं, तो उस तरह का तो कुछ हमारी शुरू की इंक्वायरी में नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी हमने एक अपने डिप्टी एमएस डॉक्टर डोभाल और बाकी डॉक्टर्स के निर्देशन में एक कमेटी गठित करी है, जो 2 दिन के अंदर इस चीज़ की हमें पूरी इंक्वायरी कर आख्या देगी। देहरादून के जीआरपी कार्यालय में डिप्टी पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। डिप्टी पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से शिकायत करने पर लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अरुणा भारती ने मोबाइल के जरिए सभी लोगों को ऐप डाउनलोड कर उसको चलाने का तरीका भी बताया। पुलिस ऐप को ज़्यादातर लोग अब भी नहीं जानते हैं और उसका एक मेन कंटेंट है
गौरा शक्ति ऐप। उत्तराखंड पुलिस ऐप में कई आइकन्स प्रोवाइडेड हैं। उन आइकन्स को मेरे द्वारा उनको बताया गया कि एटलीस्ट खोल करके देख लें कि जैसे उसमें ट्रैफिक आई बहुत अच्छा है, ई कंप्लेंट आप कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है आप उसको जानकारी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी उसमें एक पोर्टल दिया गया है और इसका सबसे एक अहम पोर्टल है गौरा शक्ति ऐप। गौरा शक्ति ऐप उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है, खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए, जिसमें कि महिला अगर कहीं बाहर जाती है या इवन वो घर पे भी है तो अपनी सेफ्टी के लिए उसके कई सारे पैरामीटर्स उसमें एडिड हैं। इस गौरा शक्ति ऐप में अपने को एनरोल कर लेंगे और उसके बाद अगर हम एक कॉल भी करते हैं तो कंट्रोल रूम में कॉल जाएगी। SOS का एक बटन वहां पर प्रोवाइडेड है, उसको प्रेस करने पे कंट्रोल रूम में कॉल जाएगी और वहां से आपको तब तक फॉलो करेंगे जब तक आपका दिक्कत दूर नहीं हो जाता। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।